हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थोड़ा सा गले में आज प्रॉब्लम है, उतना आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है यूपीएलटी ग्रेड 2025 कॉमर्स सीरीज। आप लोग का चल रहा था 10 टॉपिक 10 मैराथन। मतलब कि हम जो भी आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस दिया गया है उसमें हमने 10 टॉपिक बनाया, माने 10 टॉपिक। और 10 उस महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, मतलब पूरे सिलेबस में से 10 मैराथन आप लोग को कराएंगे। हर एक मैराथन में 120 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का है, मतलब मुद्रा और अधिकोषण अर्थात मनी एंड बैंकिंग। इससे मोस्ट सेलेक्टेड जो हमारे 120 क्वेश्चंस होंगे, इन सारे क्वेश्चनों को कराया जाएगा जो एग्जाम में या तो आए हुए होंगे या आने की संभावनाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी को आप लोगों को कराया जाएगा। तो 120 क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा साउंड के लिए आवाज़ का गला फंसा हुआ है तो उसको माइंड में मत लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सी आवाज़ की प्रॉब्लम है क्योंकि ठंडी की वजह से गला बैठ गया है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से शुरू होता है कि यूपीएलटी ग्रेड खास तौर से कॉमर्स के लिए मनी एंड बैंकिंग आज का हमारा टॉपिक है। 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, मतलब आरबीआई जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दे रहा है कि 1 अप्रैल 1935, 12 जुलाई 1982, 26 मई 2006, 30 सितंबर 2005। सही ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जिस यहीं पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मतलब राष्ट्र के नाम से समर्पित कब किया गया, मतलब इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि सब क्वेश्चन हमको लग रहा है कि एग्जाम में ये आपके आए हुए क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे। इसमें से थोड़ा इधर करते हैं, दो क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? चूंकि पेपर का स्टैंडर्ड मतलब ठीक ठाक आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही हो, कुछ आसान भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ हार्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एक एवरेज क्वेश्चंस रहेंगे। तो आरबीआई का जो पहले गवर्नर, मतलब जब 1935 में जो हमारे आरबीआई बनी थी तो उस समय उसके गवर्नर कौन थे? के ए नरसिम्हा, ए के वाडिया, बी के मल्होत्रा और ए बी ए स्मिथ। सही ऑप्शन क्या है कि ए बी ए स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियमित करती है? मतलब पूछ रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों में से कौन सी ऐसी संस्था है जो गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग बैंकिंग, मतलब कि जो बैंकिंग संस्था नहीं है, कंपनियों के लिए विनियमित करती है, मतलब कंपनियों के लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है। उसमें नाम दे रहा है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, और दे रहा है आईआरडीए, और कर रहा है वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन चारों में से कौन सी ऐसी संस्था है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए कंट्रोल करती है? तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई तो बैंकिंग जितनी कंपनियां हैं उसको कंट्रोल करती है, आईआरडीए इंश्योरेंस के लिए करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती नहीं है, तो सीबी ही एक बची जो क्या करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए विनियमित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा संकुचन किस स्थिति को दर्शाता है? मुद्रा संकुचन किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन में दे रहा है मांग के अधिकता, आपूर्ति में अधिकता मतलब मांग की तुलना में, उच्च मुद्रास्फीति और
इस स्थिर कीमत। मुद्रा इस संकुचन किस सिचुएशन को दर्शाता है? मांग में अधिकता, आपूर्ति में अधिकता, उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर कीमतें। सोच के बताइए भाई। आपूर्ति में अधिकता, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा चाय पी लें, खांसी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति माने डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में मेजर डिफरेंस क्या है? मुद्रा संकुचन में कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति में घटती हैं। मुद्रा संकुचन में कीमतें घटती हैं, मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं। दोनों में कीमतें घटती हैं, दोनों में कीमतें बढ़ती हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब कैसे सही होगा? तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी देश में मुद्रा संकुचन की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो वहाँ पे कीमतें क्या होती हैं? घटती हैं। मतलब जो सामानों के रेट होते हैं वो कम होते जाते हैं। और मुद्रास्फीति यदि वहाँ पे होती है तो देखते होंगे सामानों के रेट, जैसे अपने ही देश में सामानों के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी मुद्रास्फीति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब किसी देश में मुद्रा के वैल्यू गिर जाता है और वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ठीक इसके यदि विपरीत सिचुएशन होता है तो मुद्राओं से संकुचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंकों का एक उप प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है। नीचे कुछ बैंकों के नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन कॉमर्शियल जो हमारे बैंक है उसका उप प्रकार माने उसका टाइप नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? कॉमर्शियल बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास बैंक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उसी हिसाब से। कमेंट बॉक्स में इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही। अब एक ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूं, पब्लिक सेक्टर का नहीं आएगा, एक कॉमर्शियल बैंक है। अब इस 3 में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह बैंक जो वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंसुलेशन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को ऋण देने के लिए केंद्रित है, कौन सा है? क्वेश्चन एक बार और समझिएगा कि वह बैंक जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को ऋण देने पर केंद्रित है, कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक है, भुगतान बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है कि सहकारी बैंक है? बताइए। उसको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। आजकल देखे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे इस तरह के बैंक खुले हुए हैं कि वह बैंक जो वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंसुलेशन को बढ़ावा देता है और छोटे व्यवसायों को ऋण देने के लिए केंद्रित है खासतौर से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वे बैंक जो केवल जमा स्वीकार करते हैं और 1 लाख रुपए की जमा पर आरबीआई को गारंटी होती है, कौन से? क्वेश्चन एक बार और समझिएगा। वे बैंक जो केवल जमा स्वीकार करते हैं, मतलब वे ऐसे भी बैंक कहते हैं लोगों की डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं और 1 लाख तक की जमा पर आरबीआई की गारंटी होती है। उनके जमा पर आरबीआई की गारंटी भी होती है। जैसे ऐसे समझिए कि नॉर्मली हम किसी बैंक में खाता खोले, हम उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई ये कहती है, मतलब वो बैंक ये कह रहा है कि हम आपके जमा धन पर 1 लाख रुपया हर वक्त देने की गारंटी देते हैं। इन केस बैंक दिवालिया हो जाए तो उस सिचुएशन में मिनिमम हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। तो कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक। बताइए कौन सा बैंक है? उसको हम बोलते हैं
पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई किस प्रकार के बैंक का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो हमारा एसबीआई है ये किस प्रकार के बैंक का उदाहरण है। ये निजी क्षेत्र का है कि सार्वजनिक क्षेत्र का है कि विदेशी बैंक है कि सहकारी बैंक है। कौन सा बैंक है भाई बताइए। ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई की गुणात्मक और परिणात्मक दो तरीके की साख नियंत्रण की विधियां होती हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि है। साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, उपभोक्ता साख नियंत्रण। देख के ही बता देंगे आप लोग। खुले बाजार की क्रियाएं ये परिणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, बाकी सब गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। बैंक ऋण के संदर्भ में ईएमआई क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, बैंक लोन, बैंक ऋण के संदर्भ में ईएमआई क्या दर्शाता है। समान मौद्रिक प्रोत्साहन, समान मासिक किस्त, सटीक मासिक संकेतन, सटीक माध्य सूचकांक। क्या दर्शाता है भाई। सटीक मासिक संकेतन मतलब सटीक मासिक संकेतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नहीं, गलत हो गया। समान मासिक किस्त है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इसी को बोला जाता है ईएमआई। ऑप्शन हमारा क्या है, बी। कह रहा है कि बैंक में जो ईएमआई है, ऐसा सीधे समझिए, ईएमआई को पूछ रहा है कि पूरा नाम क्या है। इसका नाम है कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएफसीआई कोड मतलब आईएफएससी कोड जो जानने से बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है। सीधा सा क्वेश्चन का मतलब है जो आईएफएससी कोड होता है उससे बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है। अगला कह रहा है ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में यह आवश्यक है। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करता है। औपचारिक शिकायत करते समय यह आवश्यक है। ए और बी दोनों, ये दो, ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ट्रांसफर के लिए एकदम जरूरी होता है। कौन? आईएफएससी कोड। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान कराता है कि भाई कौन से ब्रांच का क्या कोड है, क्या नंबर है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आज है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए लेक्चर बनाएंगे। भारत में बीमा कंपनियों का कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है। कह रहा है कि भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी जो अथॉरिटी, जो बॉडी होती है, मतलब जो कंट्रोल करता है उन बीमा कंपनियों को, उसको क्या कहते हैं। आरबीआई कहते हैं, IRDA कहते हैं कि PFRDA कहते हैं कि सेबी कहते हैं। नाम पढ़ के समझ ही गए होंगे। उसको हम IRDA के नाम से जानते हैं, पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी, ट्रेवलर चेक को, मोबाइल वॉलेट को, पॉलीमर नोट्स को कि क्रेडिट कार्ड को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है इसी को हम प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, आईएफएससी क्या है। आईएफएससी क्या है। इंटरनेट वित्तीय प्रणाली कोड, भारतीय वित्तीय संरचना कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली कोड।
हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी में रहेगा तो आप लोग पहचान लेंगे। IFSC का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंस सिस्टमेटिक या सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है? हमारी देश की जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बैंक का क्या रोल है, क्या भूमिका है? धन का ये संचय करता है, ऋण प्रदान करता है, निवेश के अवसर प्रदान करता है कि सब काम करता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, सारे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये तो सारे लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। भाई RBI का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग जानते हैं RTGS ये क्या होता है? RTGS और नेफ्ट क्या होता है? पैसा भेजने का, बैंक के थ्रू बड़ी अमाउंट भेजने का एक जरिया होता है जिसको कहा जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हिंदी में दिया गया है कि वास्तविक समय सकल समाधान, वास्तविक समय सकल निपटान, वास्तविक स्थानांतरण सकल समाधान, तैयार स्थानांतरण सकल निपटान। बताइए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक समय सकल निपटान, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सहकारी साख से त्रिस्तरीय ढांचे में सम्मिलित नहीं है? सहकारी जो समितियां हैं, यह सहकारिता है वो त्रिस्तरीय। तो वो त्रिस्तरीय में कौन नहीं पूछ रहा है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। ये है, ये भी है, ये भी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये आपके सहकारी साख समितियों की त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? ये भी TGT के एग्जाम में एक बार आ चुका है। RBI का गवर्नर करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि वित्त मंत्री करता है कि वित्त सचिव करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था पर है? अब देखिए नोट तो जानते ही हैं RBI छापता है, लेकिन जहाँ तक सिक्कों की बात करें हम, तो सिक्का ढालने का काम कौन करता है? RBI करता है कि SBI करता है कि भारत सरकार करता है कि राज्य सरकार करता है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो RBI तो करता नहीं है, SBI करता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो भाई करता कौन है? भारत सरकार करेगा। सही है, इंडिया गवर्नमेंट करती है चूँकि सिक्का टकसाल में ढाला जाता है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना है। जो नाबार्ड एक बैंक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को प्रदान करना के लिए कहा गया है कुछ बात। क्या कहा गया है? कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब इसका उद्देश्य होता है कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प व ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कि सारे ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या दिख रहा है भाई? सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि जो नाबार्ड बैंक है इसका जो मुख्य उद्देश्य होते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने भी होते हैं छोटे लेवल पर, चाहे ग्राम लेवल पे हो चाहे थोड़ा और बड़े लेवल पे, उन सबको क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है, उसको फाइनेंस देने का, उसको फैसिलिटी देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। RBI यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? मतलब वो कौन से प्रधान प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो इससे पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं? PV नरसिम्हा राव ये तो थे नहीं भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इंदु कुमार गुजराल ये नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ये RBI के गवर्नर होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री रहे। 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, बैंकों पर नियंत्रण करने हेतु तो अधिनियम है। मतलब जितने भी देश में बैंक चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो,
उन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून बनाया गया है। उस कानून का क्या नाम है? बैंकिंग विनियमित अधिनियम 1949, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया है बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए। नीचे है 25 नंबर क्वेश्चन की बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब यहाँ देखिएगा, जो बैंकिंग सेक्टर है वो कह रहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राथमिक सेक्टर में तो आएगा नहीं, कृषि पशुपालन आता है। द्वितीय सेक्टर में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें विनिर्माण आता है। तृतीय सेक्टर में आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 25 का सी। तृतीय सेक्टर में हमारी बैंकिंग सर्विस आती है, क्योंकि सर्विस जितनी भी होती हैं सब तृतीय सेक्टर में आती है। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी जिसे मुद्रा ने दूर किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी कि वस्तु विनिमय, क्योंकि मुद्रा की समस्या को मैंने वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ जो थी उसी को समस्या को हल करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ था। तो वहीं पे कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई, मतलब इसका सबसे बड़ा दोष ये था, क्या था कि मुद्रा नहीं था, जिसे मुद्रा ने दूर किया। अब क्या ऑप्शन दे रहा है? वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण के लिए, कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के लिए, कि भंडारण की समस्या के लिए, कि भुगतान में देरी के लिए? किसके लिए किया गया था? आवश्यकताओं का दोहरे संयोग के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वहीं पे एक डेफिनेशन दिया गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन किसका है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसी व्यक्ति का ये डेफिनेशन है, उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मार्शल ने, केर्चे, हार्टले विदर्स तथा वाकर ने, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है हार्टले विदर्स और उनके सहयोगी प्रोफेसर वाकर थे। इनके द्वारा वो कहा गया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 28 है CRR, कैश रिवर्स रेशियो, किसका एग्जाम्पल है? CRR किसका एग्जाम्पल है? CRR के बारे में भी पूछ देता है। ये भी एक बार देखे थे क्वेश्चन, TGT में पूछा था कि C का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो CRR गुणात्मक नियंत्रण है शाख नियंत्रण का, कि चयनात्मक नियंत्रण है, कि परिणात्मक नियंत्रण है, कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण है? बताइए कौन सा नियंत्रण है? ऑप्शन नंबर सी, परिणात्मक शाख नियंत्रण। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो 1 रुपये का करेंसी होती है वो कौन इशू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ये करेगा नहीं। भारतीय स्टेट बैंक, ये भी नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय के भारत सरकार द्वारा ये कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। इन सभी पुराने क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। कुछ नए एडिशनल क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चंस दिया गया है, KYC का मतलब क्या है? अक्सर लोग देखे होंगे, सुनते होंगे KYC कराना है, KYC कराना है। बैंकों में होता है, गैस के यहाँ होता है, बहुत जगहों पे होता है। प्रश्न यह है कि KYC का मतलब क्या है? KYC को हम क्या कहते हैं? अपने ग्राहक को जाने, अपने चरित्र को जाने, अपनी नकदी जाने, अपने चेक को जाने। नो योर कस्टमर, नो यू कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से नहीं जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ई बैंकिंग, इंस्टेटमेंट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊपर वाला जो तीनों नाम, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग और ई बैंकिंग जो दिया गया है, ये ऑनलाइन बैंकिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अधिक प्रचलित है, भारत में किस तरीके के सिस्टम प्रचलित है? शाखा बैंकिंग प्रणाली, इकाई बैंकिंग प्रणाली, श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली, की सामूहिक बैंकिंग प्रणाली? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो शाखा बैंकिंग प्रणाली। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? ऐसा बैंक जिसके देश के अनेकों शाखाएं होती हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, जगहों पर काम करती हैं, उसी को शाखा बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। गला तगड़ा बैठ गया है, आवाज बहुत कम निकल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन,
33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं। मतलब वो कौन सा खाता है, खाते का उपयोग करने पर जो उस खाते का कार्ड धारक होता है वो बैंक का क्या बन जाता है, कर्जदार। बताइए, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम सह डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इसीलिए लेते हैं कि भाई कि कहीं जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करेंगे। एक लिमिट होती है कि उतने तक आप पेमेंट कर सकते हैं, भले बैंक खाते में आपके पैसा हो या न हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। IMPS का पूर्ण नाम क्या है, IMPS तत्काल मोबाइल भुगतान प्रणाली, त्वरित मोबाइल भुगतान प्रणाली, त्वरित माध्यम भुगतान प्रणाली, तत्काल माध्यम भुगतान प्रणाली। बताइए IMPS का पूरा नाम क्या है। त्वरित मोबाइल भुगतान प्रणाली मतलब इंटीग्रेटेड मोबाइल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए RBI क्या कर सकता है। मतलब है कि देश में जब हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ब्याज दरों में कमी करता है, बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ब्याज दरों में वृद्धि करता है कि धन की आपूर्ति को बढ़ावा देता है। बताइए क्या करता है भाई, ब्याज दरों में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। ब्याज दरों में वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग ऋण नहीं लेंगे। CTS क्या है, वर्तमान लेन देन प्रणाली, ट्रांजैक्शन चेक प्रणाली, कोर लेन देन प्रणाली, कोर ट्रांजैक्शन प्रणाली। बताइए CTS क्या है, ट्रांजैक्शन चेक प्रणाली, ट्रांजैक्शन चेक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को कहा जाता है। चूंकि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रतिभूतियों को धारण मतलब ऐसा कोई पर्सन जो प्रतिभूतियों को धारण करता है, मतलब कोई आदमी शेयर खरीदता है, और हस्तांतरण के लिए डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को क्या कहा जाता है। मतलब जो उसको धारण करता है उसके अकाउंट को क्या कहा जाता है। प्रतिभूति खाता, डीमेट खाता, शेयरधारक खाता, बैंक खाता, उसको डीमेट अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि डीमेट अकाउंट के माध्यम से भी किसी भी सिक्योरिटी को वो शेयर होल्डर खरीदता है या बेचता है। अगला है, नए बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देगी। ध्यान दीजिएगा, नए बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था परमिशन देगी, अनुमति देगी। RBI, भारतीय बैंक संघ, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का कैबिनेट सचिव। कौन सी संस्था इसको परमिशन देगी भाई, RBI देगी। कोई भी ब्रांच खोला जाता है, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स खोला जाता है तो ऐसे कंडीशन में RBI का परमिशन जरूरी होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है 39 कि शब्द बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंकों से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है। स्टार्टिंग में जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहीं इसका पहली पेज में दिया गया है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंकों शब्द से हुई। उस बैंक का क्या मतलब है, लोहे की तिजोरी, मुद्रा, उधार देना या बेंच। ऑप्शन हमारा होगा डी, बेंच, क्योंकि उस समय में जब बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ बैंक का मतलब होता था कि बेंचों पर बैठकर लोग आपस में लेन देनों का हिसाब किताब करते थे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए वित्तीय बाजारों को कहा जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की खरीद,
हमारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं, उसको खरीदने और बेचने के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट में, उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा बाजार, उपभोक्ता बाजार, पूंजी बाजार, इनमें से कोई नहीं। बताइए उसको किस नाम से हम जानते हैं? उसको हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, वो पूछ रहा है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान है जो आरबीआई के पर्यवेक्षी मतलब सुपरविजन में नहीं है। भारत में कार्यरत विदेशी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, राज्य सहकारी बैंक। बताइए कौन सी संस्था नहीं है? राज्य सहकारी बैंक। किस बैंक का संचालन विदेशों में सबसे अधिक है? मतलब अपने कंट्री से बाहर वो कौन सा बैंक है जिसका ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। स्टेट बैंक की शाखाएं पूरे जितने भी बैंक है सबसे ज़्यादा विदेशों में हैं। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी मतलब दूसरी सूची में, लिस्ट में शामिल किया है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जिन बैंकों को आरबीआई ने अपनी दूसरी सूची में शामिल किया है उसको क्या कहते हैं? सहकारी बैंक नहीं, ग्रामीण विकास बैंक नहीं, अनुसूचित बैंक को कहते हैं। विश्व बैंक होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक कौन है? मतलब जितने भी बैंकिंग संस्थान है पूरे देश में, उसका संरक्षण कौन देता है? केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं है। केंद्रीय बैंक देता है, क्योंकि देश के केंद्रीय बैंक को ही रिजर्व बैंक के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? कौन ऐसा कार्य है जो आरबीआई नहीं करता? नोट निर्माण का एकाधिकार ये करता है भाई। साख निर्माण करना, साख का नियंत्रण करता है, निर्माण नहीं करता। व्यापारिक बैंकों को नगद कोषों का संरक्षण ये करता है। अंतिम ऋणदाता ये काम नहीं करता। साख का निर्माण करना ये कमर्शियल बैंकों का काम है, नियंत्रण करना इसका काम है। भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया गया है? मतलब इंडियन जो हमारी करेंसी है इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी गई हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी पूछा है कि इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है एक नोट में। कोई भी नोट उठा के देखिएगा, 14 भाषा, 15 भाषा, 16 भाषा, 17 भाषा। बताइए कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 15 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? मनी का कार्य नहीं है। मूल्य का संचय करना, मूल्य का मापन करना, मूल्य का स्थिरीकरण करना, स्थगित भुगतान का मापक। ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का काम नहीं। आधुनिक मुद्रा के रूप में क्या शामिल है? जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी मनी है के रूप में क्या शामिल है? चेक, क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा, उपयुक्त सभी। भाई आज के टाइम में तो चेक भी चलता है, क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, कागजी मुद्रा भी चल रही है। फोर्टी 49। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारत में जो मनी है इशू करने का काम कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। कौन करता है बताइए? आरबीआई करेगा। मुद्रास्फीति की प्रक्रिया क्या है? मुद्रास्फीति की प्रक्रिया क्या है? कीमतों में लगातार वृद्धि हो, मंदी हो, मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो, कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कीमतों में जब लगातार वृद्धि होने की स्थिति होती है और देश की करेंसी की वैल्यू होती है और दिन पे दिन गिरती जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इक्यावन नंबर।
निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, उपरोक्त सभी सबको हम बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर कह रहा है जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखे होंगे कि बैंकों में खाता खुलवाया गया था एक जनधन योजना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब जनधन योजना आरंभ हुआ था। 2004, 2014, 2008, 2010 तो 2014 में जनधन योजना का खाता खुलवाया गया था। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो डेबिट कार्ड इशू किया गया उसका क्या नाम है? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डिस्कवर। बताइए, थोड़ा आप भी जोड़ दीजिए। उसको रुपे कहते हैं। जो रुपया जो कार्ड आया है वो हमारे किसके है? एनपीसीआई के है, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड है। उसी तरह अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग डेबिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर दर्ज CW एक सुरक्षित कोड होता है जो नंबर होता है। अब देखे होंगे आप लोग एटीएम लिए होंगे, एटीएम के पीछे साइड में एक CW नंबर होगा। वो पूछ रहा है कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 16 डिजिट। सही ऑप्शन है 3 डिजिट का होता है, वो सुरक्षित कोड होता है। आरबीआई किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों का अल्पकालीन ऋण देती है? कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस रेट पर जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। बैंक रेट पर, रिजर्व रेपो रेट पर, कि रेपो रेट पर, कि सीमांत स्थायी सुविधा पर? उस पर देती है भाई, रेपो रेट पर देती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सावधि जमा, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया गया धन ही सावधि योजना होती है। बिना किसी अवधि के जमा किया गया धन नहीं होता है, चेक से जमा किया गया धन नहीं होता है, ऑनलाइन जमा किया गया धन नहीं होता। सही ऑप्शन क्या है? पहला। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए यदि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और फिक्स टाइम पूरा होने पर निकाल ले रहे हैं तो ऐसे अकाउंट को या ऐसे डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जाना जाता है, जिस पर बैंक सबसे ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट देती है। भारत में क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है? जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पूछ रहा है कि कौन इशू करता है? केवल बैंक करता है, केवल वित्तीय संस्थान करते हैं, कि बैंक और वित्तीय संस्थान दोनों करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? भाई बैंक और फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो सब क्रेडिट कार्ड इशू करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? टिकाऊपन होना, सामान्य स्वीकृति होना, कि विभाज्यता होना, कि वहन योग्यता होना? मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? बताइए। सामान्य स्वीकृति होना, जिसे कोई भी आदमी स्वेच्छा से खुशी खुशी एकदम लेके स्वीकार कर ले। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम CRR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मिनिमम जो हमारा CRR होता है, कैश रिवर्स रेशियो होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है? SBI, RBI, SEBI, वित्त आयोग? बताइए किसके द्वारा निर्धारित होता है? सभी लोग जानते हैं RBI के द्वारा होता है। रेपो रेट क्या है? ये बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। जनता को ऋण देने की दर, बैंक से ऋण लेने की दर, RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने की दर और RBI का लाभ। बताइए रेपो रेट को किस नाम से जाना जाता है? रेपो रेट का अर्थ होता है RBI जब बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन जिस रेट पर प्रोवाइड करती है उसी को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है
कि बैंक किस प्रकार की मुद्रा का निर्माण करते हैं। जो हमारे बैंक होते हैं वो किस प्रकार की मुद्रा का निर्माण करते हैं। सिक्का बनाते हैं कि क्रेडिट मनी देते हैं कि वस्तु मुद्रा देते हैं कि कागजी मुद्रा। बैंक किस प्रकार की मुद्रा का निर्माण करते हैं। वो क्रेडिट मनी, क्रेडिट कार्ड देते हैं। बैंक अपने पास से बस वही दे सकते हैं, बाकी तो सब अलग अलग जगहों पर बनता है। SLR का पूरा नाम क्या है? नाम सुने होंगे। SLR स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, स्पेसिफाई लैंडिंग रेट, स्पेशल लोन रेट। बताइए सही ऑप्शन क्या है? बी है स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा क्योंकि देखे होंगे साउंड का प्रॉब्लम है, कैसे तैसे चल रहा है। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, बैंक का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मतलब कोई भी बैंक है, इसका प्राइमरी वर्क क्या है? नोट छापना, जमा स्वीकार करना, मुद्रा विनिमय, सरकारी बजट बनाना। एक बैंक का प्राइमरी कार्य क्या होता है? लोगों के धन को जमा करना होता है। आरबीआई थोड़े है, एक नॉर्मल बैंक के बारे में बात हो रही है। क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है? नाम सुने होंगे। क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है? ये हर जिले में होता है क्लियरिंग हाउस, जहां पर देखे होंगे कि हर बैंकों में अलग अलग बैंकों के चेक आते हैं। उन चेकों को क्लियर करने के लिए एक जिले में एक जगह बना रहता है जिसको हम क्लियरिंग हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये होता है चेकों की अदायगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? व्यापार से है कि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से है कि विदेशी मुद्रा से है कि बॉन्ड रेट से? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से जो भी सिक्योरिटीज हैं उसको खरीद ले सके। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा बी, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से। छाछठ नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? अपने देश में मुद्रा की जो सप्लाई होती है इसका कंट्रोल कौन करता है? एसबीआई करता है कि एक व्यक्ति करता है कि आरबीआई करता है कि सेबी करता है? कौन करता है भाई? आरबीआई करेगा। M1 में क्या शामिल है? नाम सुने होंगे। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत उसमें मुद्रा कई तरीके से होती है, M1, M2, M3, M4। तो उसमें M1 के बारे में पूछा है कि M1 में क्या क्या शामिल होती है। मुद्रा और मांग जमा, बचत जमा प्लस सावधि जमा, नोट प्लस विदेशी मुद्रा की क्रेडिट में। सही ऑप्शन पहला है, मुद्रा और मांग जमा M1 में शामिल होती है। अगला, नेफ्ट का नाम सुने हैं? नेफ्ट का नाम तो सुने होंगे। नेफ्ट और आरटीजीएस अभी मैंने पीछे बताया था, ये बैंक से बड़ी अमाउंट में पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने या एक खाते से दूसरे खाते पर भेजने का एक माध्यम होता है। तो नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यही पहला नाम है, यही सही नाम है, ठीक ना। सही वाला ही केवल जानिए कि नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। रिवर्स रेपो दर किसकी दर है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना, किसका दर? जनता पर, एसबीआई पर कि आरबीआई द्वारा बैंकों से पैसा उधार लेने की कि बैंक द्वारा आरबीआई से उधार लेने की? रिवर्स रेपो रेट किसकी रेट है? सही ऑप्शन है सी, आरबीआई द्वारा बैंक से पैसा उधार लेने की जो रेट होती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई क्या करेगा? सपोज करिए किसी देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई, इसकी समस्या उत्पन्न हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, क्या करता है? बैंक रेट अपना घटाएगा कि सीआरआर घटाएगा कि रेपो रेट बढ़ाएगा कि ऋण बढ़ाएगा? क्या करेगा भाई? वो रेपो रेट अपना बढ़ाएगा ना, तभी ना मुद्रास्फीति से निपटारा मिलेगा। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना क्या कहलाता है?
इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं इनका यूज़ करना क्या कहलाता है? फिजिकल बैंकिंग, ऑनलाइन या ई बैंकिंग, डायरेक्ट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग। भाई उसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि स्मार्ट मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके जैसे कि वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट या कैश। स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीके को हम स्मार्ट मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस के बारे में पीछे चला था कि आरटीजीएस का जैसे पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का उपयोग किसके लिए होता है? अभी मैंने पीछे बताया कि आरटीजीएस और नेफ्ट का उपयोग किस काम के लिए होता है। तो वहीं यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस का उपयोग हम किस काम के लिए करते हैं। लिखा है कि छोटी रकम के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। बड़ी रकम के लिए, बड़ी रकम का मतलब है कि 2 लाख से ऊपर की जो रकम होती है और उसको भेजना होता है कि रियल टाइम सेटलमेंट के लिए किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए कि केवल सरकारी लेन देन। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कि जब अमाउंट आपका 2 लाख से अधिक होता है और किसी एक खाते से दूसरे खाते में भेजना होता है या एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना होता है तो ऐसे सिचुएशन में आरटीजीएस किया जाता है। 2 लाख से कम होता है तो वहाँ पर नेफ्ट किया जाता है। गैर बैंकों द्वारा स्थापित और संचालित एटीएम को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसी संस्थाएं जो नॉन बैंकिंग कंपनी, उनके द्वारा स्थापित या उनके द्वारा संचालित जो एटीएम होते हैं, मतलब नॉन बैंकिंग कंपनियां जो होती हैं उनके जो एटीएम होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम कि येलो लेवल एटीएम। मतलब जो बैंकिंग संस्था नहीं है वो एटीएम इशू कर रही हैं तो उनके एटीएम को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। उनको व्हाइट लेवल एटीएम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं एकदम आधुनिक तरीके से, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं आ रहा है, एकदम मॉडर्न तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपसे अपेक्षा ही की जा रही है कि इस सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। तो 75 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? सपोज करिए कि सबके मोबाइल में एप्लीकेशन होगा, कोई बैंकिंग ऐप होगा, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डिजिटल बैंकिंग में सीबीएस का क्या मतलब है? डिजिटल बैंकिंग का नाम सुने होंगे, उसमें सीबीएस का मतलब क्या होता है? कस्टमर बुकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, कस्टमर बैंकिंग सर्विस। बताइए। डिजिटल बैंकिंग में सीबीएस, लोग कहते हैं कि सीबीएस ब्रांच है। सीबीएस ब्रांच का मतलब क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर, आजकल सारे बैंकों में सीबीएस सिस्टम यूज हो रहा है। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर, डिजिटल वॉलेट क्या है? नाम सुने होंगे डिजिटल वॉलेट का, ये क्या होता है? सर्दी, खांसी, जुकाम सब हो गया। डिजिटल वॉलेट क्या है भाई? बैंक खाते का नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक साधन जिसमें पैसे स्टोर और ट्रांसफर किए जा सकते हैं जैसे कि पेटीएम, फोनपे, बैंक द्वारा जारी चेक, हार्डवेयर डिवाइस। बताइए। डिजिटल वॉलेट का मतलब होता है कि देखे होंगे कि आजकल मोबाइल में ही वॉलेट होता है, उसमें अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके उसमें रख सकते हैं, किसी से पेमेंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक साधन जिसमें पैसे स्टोर और ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेटीएम, फोनपे, ईटीसी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम लेन देन विफल होने पर, सपोज करिए एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा, बैंक को ग्राहक के कितने दिनों में पैसे वापस करने पड़ते हैं यदि कोई कमी हो तो? कभी कभी ऐसा भी होता है बैंक से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे पैसा कट जाता है लेकिन मिलता नहीं है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को कितने दिन के अंदर ग्राहक को पैसे वापस करने होंगे? 2 दिन, 5 दिन, 7 कार्य दिवस, 10 दिन।
तो सही ऑप्शन है 7 कार्य दिवस के अंदर उसे वापस करना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत QTM के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर P किसके सीधे अनुपातिक होता है? ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर का मतलब P किसके सीधे अनुपातिक होता है? मुद्रा के आपूर्ति मतलब M का, मुद्रा का चलन वेग वेलोसिटी का, कि वास्तविक उत्पादन माने क्वांटिटी का, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है मुद्रा की आपूर्ति का। फीसर का समीकरण है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में, इनका फार्मूला है कि PV = होता है PQ। इसमें कह रहा है कि Q क्या दर्शाता है? Q हमारा क्या दर्शाता है? मुद्रा की आपूर्ति दर्शाता है, कि मुद्रा का वेग दिखाता है, कि रियल टाइम दिखाता है, कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर दिखाता है? ये वास्तविक उत्पादन दिखाता है, रियल टाइम प्रोडक्शन दिखाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति मतलब यम दोगुनी हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई दोगुनी हो जाती है और अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? मूल्य स्तर आधा हो जाएगा, मूल्य स्तर दोगुना हो जाएगा, वास्तविक उत्पादन दोगुना हो जाएगा, कि मुद्रास्फीति कम हो जाएगी? क्या होगा भाई बताइए। मूल्य स्तर दोगुना हो जाएगा। 82 नंबर। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कह रहा है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा का वेग, मुद्रा का स्तर, वास्तविक उत्पादन, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 82 नंबर। मुद्रा का स्तर, लेवल ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा है। एक डेफिनेशन है कि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा है, कि स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा अपस्फीति। इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज करिए देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर, प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कीमतें बढ़ती हैं, सही ऑप्शन है पहला ही। कीमतें घटती हैं, कोई प्रभाव नहीं, कीमतें स्थिर। ऑप्शन है कि जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 सितंबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, 2 नवंबर 1976, 12 जुलाई 1982। सही ऑप्शन है कि 2 अक्टूबर 1976 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट मनी है? क्रेडिट मनी किसको कहा जाता है? चेक और ड्राफ्ट है, कि विनिमय नोट है, कि प्रोमिसरी नोट है, कि उपयुक्त सभी है? किसको हम क्रेडिट मनी के नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तीनों ही चीजों को क्रेडिट मनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भाई कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार करेगा, कि कर्मचारी चयन आयोग करेगा, कि वित्त मंत्री करेगा, कि राज्य सरकार करेगा? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए। CRR क्या है? CRR
नगद आरक्षित कैश रिवर्स रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। एक सेकंड के लिए ब्रेक मैं देना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, मतलब पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग संस्थान का क्या नाम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। कुछ आसान भी क्वेश्चंस हैं, कुछ कठिन भी है। अधिविकर्ष की सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा क्या किया जाता है। अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट, जहां पर बैंकों के द्वारा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अपने कस्टमर को दी जाती है, करंट अकाउंट वाले को, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। जमाओं पर नीची दर से ब्याज दिया जाता है, जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है। व्यापारी द्वारा एक अलग खाता खोलकर उसे ऋण दिया जाता है और पूरी रकम ब्याज लिया जाता है। जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है। बताइए ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है। लास्ट ऑप्शन सही है डी, जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है, यही ओवरड्राफ्ट होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में पिन को क्या कहा जाता है। देखते होंगे कि अक्सर मोबाइल में फोन पे गूगल पे चलाते हैं या बैंकों में देखते होंगे एटीएम लगाते हैं तो पिन मांगता है, उस पिन की बात कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग लेन देन में पिन की बात कर रहा है। इसका क्या नाम है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, स्थायी पहचान संख्या, निजी पहचान संख्या कि सार्वजनिक इंटरलॉकिंग संख्या। इसको क्या कहा जाता है। पिन, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। बानवे नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है। ओटीपी क्या है। ऑड लेन देन पासवर्ड, ऑनर का ट्रेडिंग पासकोड, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पिन कोड। सही ऑप्शन क्या है, वन टाइम पासवर्ड। रुपे कार्ड है। बताइए रुपे कार्ड क्या है। एक क्रेडिट कार्ड है, एक पोस्टपेड कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है, एक प्रीपेड कार्ड है। बताइए रुपे कार्ड क्या है। एक डेबिट कार्ड है, एटीएम, ध्यान दीजिएगा। एक चेक की वैधता अवधि क्या है। एक चेक कोई है, इसकी वैलिडिटी का टाइम क्या होता है। वैसे पहले 6 महीना था, जारी होने के 4 महीने के अंदर, जारी होने के 3 महीने के अंदर और जारी होने के 6 महीने के अंदर। असीमित। पहले था 6 महीना, लेकिन अब शायद 3 महीना हो गया। ऑप्शन ए सब होगा 3 महीना। वैसे जनरली किताबों में आप भी देख रहे होंगे कि 6 महीने का, लेकिन 3 महीना हो गया। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देश में दो बार बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक 1969 में हुआ था और एक 1980 में हुआ था। तो 14 बड़े बैंकों का पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 19 जून 1969, 19 जुलाई 1969, यही सही है। 19 अगस्त 1969 और 15 अगस्त 1969। सही ऑप्शन क्या है, 19 जुलाई 1969। और दूसरी बार हुआ था वो 1980 में हुआ था। उस समय 6 बैंकों का हुआ था। 96 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, जब किसी देश की इकोनॉमी में मुद्रा की सप्लाई कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं और वस्तुओं का रेट गिर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। मुद्रा की सप्लाई कम हो, मुद्रा कम दिखे और वस्तुओं की कीमतें एकदम डाउन हो जाए, मतलब पहले किसी रेट की तुलना में कम हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। मुद्रास्फीति, ये तो कतई नहीं करेंगे क्योंकि मुद्रास्फीति की दशा में सामानों के रेट बढ़ते हैं। मुद्रा संकुचन उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, माने मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा उपाय अपनाता है किस सिचुएशन में।
मुद्रास्फीति की दशा में। रेपो रेट कम करता है? बिल्कुल नहीं। बैंक दर अपना बढ़ा देता है, पीछे इस टाइप का क्वेश्चन थे। अपना CRR घटाता है, ऋण देना आसान कर देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपना बैंक रेट क्या करेगा? बढ़ा देगा। चलो अब इतना ब्याज दर हो गया, कोई जल्दी ऋण नहीं लेगा। 98 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक कौन सा वर्ग प्रभावित होता है। जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति सिचुएशन उत्पन्न होती है तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बताइए। व्यापारी वर्ग ये तो कभी नहीं होगा, सरकार भी नहीं होगा, लेनदार सबसे ज्यादा होता है, उद्यमी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन में मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या असर पड़ता है। जब देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है तो मुद्रा क्रय शक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति, की मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, कि कोई बदलाव नहीं होता है, कि निश्चित होता? बताइए क्या होता? बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। RBI नोट छापता है ... करेंसी नोट को छोड़कर सभी करेंसी। मतलब कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापता है, किस नोट को छोड़कर? 10 रुपये का एक तो छापता ही है, 5 रुपये का भी छापता है, 1 रुपये को छोड़कर 2 रुपये वाला भी छापता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट छापने का है भारत सरकार द्वारा छापा जाता है या वित्त सचिव। इतना तगड़ा सर्दी जुकाम हो गया। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन। 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन RBI का कार्य नहीं है। बैंक नोट जारी करना है, वाणिज्यिक बैंकों के नगद संचय का संरक्षक भी है, जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना ये नहीं है। साख का नियंत्रण है, क्योंकि साख नियंत्रण का काम RBI करता है, किसी भी जनता के धन को स्वीकार नहीं करता है, न ही उसको ऋण देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अक्सर एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है कि बैंक रेट क्या है। बैंक दर वह दर है, कौन सा दर है? जिस दर पर बैंक ऋण प्रदान करते हैं, जिस पर RBI पात्र विनियोगों को पुनः भुनाता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं, जिस पर विकास बैंकों को ऋण देते हैं। बताइए बैंक रेट कौन सा रेट है? वही रेट है ना जिस पर वो RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ब्लू चिप्स कंपनियों को प्रस्तावित दर, बैंक दर के बराबर दर, वह दर जिस पर चेक भुनाए जाते हैं। बताइए रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? वही है कि वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, कमर्शियल बैंकों से RBI पैसा लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि RBI द्वारा? कह रहा है वो कौन सा रेट है, दर है जो बाजार के सिचुएशन, बाजार के कंडीशन के द्वारा निर्धारित होती है, न कि उसे RBI निर्धारित करता। बैंक दर, SLR, CRR, मुद्रास्फीति। बताइए कौन सा रेट है? वह है मुद्रास्फीति दर होता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि देश में मुद्रास्फीति है नहीं है तो कितनी है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया है। लिखा है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सरकारी खर्च को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, खर्च बढ़ा देंगे तो कहाँ मुद्रास्फीति जाएगी। सरकारी खर्च में कटौती करना, ये सही है कि सरकारी खर्चों में कटौती कर दें तो कुछ हद तक मुद्रास्फीति कम हो सकती है। करों में वृद्धि करना ये उतना सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सही ऑप्शन में हो जाएगा
बी। मुद्रास्फीति के समय ऋणी डेब्टर्स वर्ग पर क्या असर पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, जब देश में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है तो जो हमारा ऋणी होता है, डेब्टर्स होता है, उस पर क्या असर पड़ता है? हानि होती है, लाभ होता है, कोई असर नहीं होता है कि अनिश्चित होता है? क्या असर होता है भाई? मुद्रास्फीति की दशा में जो हमारे डेब्टर्स होते हैं, डेब्टर्स को फायदा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रेडिटर्स होते हैं, उनको नुकसान होता है। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा। सही आंसर क्या है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य फंक्शन ऑफ मनी नहीं है? मतलब धन का, धन मतलब मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान का मानक, वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ऊपर तीनों जो दिया गया है वो मुद्रा का कार्य है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव किया जाता है? लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज रेट है, ब्याज दर है, उसमें क्या बदलाव करता है। ठीक है, दरों में वृद्धि करता है, दरों में कमी करता है, दरों में कोई बदलाव नहीं करता है, बाजार पर निर्भर करता है। सही ऑप्शन है, दरों में वो वृद्धि करता है। कॉल मनी किस प्रकार के बाजार से संबंधित है? जो कॉल मनी होता है ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के मार्केट से रिलेटेड है। शेयर बाजार से, मुद्रा बाजार से, विदेशी मुद्रा बाजार से, कमोडिटी बाजार से? तो सही आंसर है ये मुद्रा बाजार से। कॉल मनी जो होती है ये शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होती है, तो मुद्रा बाजार के अंदर, और दीर्घकालीन टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, वो कैपिटल मार्केट हमारा होता है। अगला क्वेश्चन 111, बैंक ग्राहकों से स्वीकार की गई जमा राशि डिपॉजिट क्या करते हैं? देखिए, बैंकों में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, मतलब ग्राहकों से जो स्वीकार की गई जो डिपॉजिट अमाउंट होता है, उससे बैंक क्या करते हैं? धर्मार्थ कार्य में उपयोग करते हैं, ऋण देने के लिए उपयोग करते हैं, कर्मचारियों को बोनस देते हैं, कि नई शाखाएं खोलने में करते हैं? वही कर्जा देने के लिए काम में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ऋण मतलब लोन के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए उपयोग किए जाने वाले औपचारिक शब्द को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब हम कहीं से ऋण लेते हैं उसकी सिक्योरिटी के तौर पर, औपचारिक तरीके से हम जो जमानत के तौर पर रखते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? गारंटी, जमानत, जमानतें कहते हैं, प्रतिभूति कहेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 112 का बी। सिक्योरिटी मतलब उसी को कोलेटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स किसे कहा जाता है? मतलब भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक किसे कहा जाता है भाई? मनमोहन सिंह को, कि वाई बी रेड्डी को, कि मेधागुल नरसिम्हम को? नरसिम्हम जो समिति गठित हुई थी ये बैंकिंग सुधारों के संबंध में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। पूरा नाम है मेधाबोलू नरसिम्हम, एम नरसिम्हम जिसको कहा जाता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का मूल्य मुद्रा आपूर्ति के साथ क्या संबंध है? मतलब कह रहा है कि जो मुद्रास्फीति है, मनी इन्फ्लेशन का, मुद्रा की सप्लाई से इसका क्या रिलेशन है? सीधा संबंध है कि विपरीत संबंध है कि कोई संबंध नहीं है कि अप्रत्यक्ष संबंध है? कैसा संबंध है भाई? सीधा संबंध है। ऑप्शन नंबर ए। 115 नंबर, एक मिनट और। देखिएगा, मुद्रा संकुचन, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन से क्या तात्पर्य है? मुद्रा संकुचन से क्या तात्पर्य है बताइए? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगा तो मुद्रास्फीति होगा। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट, ये हो सकता है।
मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, तो इस सिचुएशन को मुद्रा संकुचन हम कहते हैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है? जब मान लीजिए कि देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाएगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी? बढ़ जरूर जाएगी। वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी? गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा ही सा और बचा है, गले में ज्यादा खराश हो गया है। निम्न में से कौन सा कारक मुद्रा संकुचन का कारण बन सकता है? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो मुद्रा संकुचन का कारण बन सकता है? उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, सख्त मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में वृद्धि, वस्तुओं की मांग में वृद्धि। बताइए सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, सख्त मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो मुद्रा संकुचन का कारक बन सकती है। संकुचित मुद्रा जिसको हम M1 के नाम से जानते हैं, में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? संकुचित मुद्रा जिसको हम M1 के नाम से जानते हैं, इसमें क्या शामिल होता है? व्यापक मुद्रा आपूर्ति, केवल बचत, जमानत के पास मुद्रा और मांग जमा। M1 में जमानत के पास, जनता के पास मुद्रा और मांग जमा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 199। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज का रेट ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो मेथड होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उपरोक्त सभी पर सारे ऑप्शन सही है। आरबीआई द्वारा ब्याज का रेट ठीक करने के लिए तीनों रेटों का प्रयोग किया जाता है। अगला, नैतिक दबाव, मोरल सोशल। साख नियंत्रण की कौन सी तकनीकी है? साख नियंत्रण की 2 तकनीकियां हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है ये परिणात्मक तकनीकी है कि गुणात्मक है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। नैतिक दबाव ये हमारा गुणात्मक तकनीकी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस तरह आप लोग का पूरा जो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से हर एक टॉपिक के लिए 120 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए करा रहा हूं। आज मनी एंड बैंकिंग का 120 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका आने की संभावना है, वे आपके 120 क्वेश्चन करा दिए। इस तरह पिछला इकोनॉमिक्स का कराए थे, मनी एंड बैंकिंग कराए थे। अब इसके आगे देखते हैं ऑडिटिंग, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो सब पर 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए कराएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि 10 टॉपिक पे हम 120 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 1200 क्वेश्चन हो जाएगा। और उस 1200 क्वेश्चनों में से तो पक्का है कि कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग लगातार मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा ज़्यादा नहीं है, 10-12 दिन समय और बचा हुआ है, तो और मेहनत करिए, सफल जरूर होंगे। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।